आज आप देखें कि बड़ी बड़ी बातें पहले की जा रही थी, अभी अप्लाई होने का समय आ चुका है। डिजिटलाइजेशन के चलते जो आपके डीएनए को सीधा सीधा छेड़ने का प्रयास किया जा रहा है। The difference of this fourth industrial revolution is it doesn't change what you are doing. आप समझते हैं कि हम चंद्रमा तक पहुंच गए हैं, चंद्रयान तक पहुंच गए हैं, वगैरह वगैरह सब ये किया है। अगर आप इसकी भी डोर की पोल अगर सुनना चाहते हैं तो उस पर भी आप देखें कि काफ़ी विशेषज्ञों ने तो स्पष्ट रूप से बोल दिया है कि 25 करोड़ लोग एक साथ चपेट में आएंगे कैंसर के। मैं मेरे देश की सभी बच्चियों का वैक्सीनेशन करूं कि हम में ऐसा क्या कमी है, भगवान हमारे ऊपर ही इतना अत्याचार क्यों कर रहा है। नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं रूपेश। क्रांति युद्ध चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछले कई एपिसोडों में हम आपको बताते आए हैं कि चुनाव का समयकाल चल रहा है। 80 से ज़्यादा देशों में चुनाव चल रहा था राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का। अभी लगभग 90% निपट गया है। भारत में भी अभी देखें आप, कुछ ही समय के बाद आप सत्ता पर पाएंगे कि जिन एजेंडा कंट्रीब्यूटरों को वहाँ बैठाया जाएगा उनके माध्यम से आपकी जो नैया है उसको कहाँ पर ले आकर डुबाया जा सकता है, इस पर हम खास विश्लेषण पहले के एपिसोडों में करते रहे हैं और आगे भी हम करते रहेंगे। आज भी हम विश्लेषण करेंगे और साथ ही साथ आपको उपाय आपके सामने रखेंगे, लेकिन सरल और सटीक भाषा में हम आपको हमेशा बताते आए हैं कि जो ऐसे समय में, हानिकारक समय और ऐसे भयावह समय में सरल और सही उपाय मात्र ब्रह्मज्ञान को पाए हुए संत जो परम हितैषी होते हैं समाज के, वही बचा पाते हैं और रख पाते हैं। चाहे आज़ादी की लड़ाई हो या मुगलों से भी जीतने की लड़ाई हो या पहले पुर्तगालियों की बात रही हो या फिर जब भी आप भारत देश में आक्रमण हुए हैं, भारतीय संस्कृति को छिन्न-भिन्न करने का प्रयास हुआ है, मानवता को ख़त्म करने का प्रयास हुआ है, वहाँ पर आपके जो परम हितैषी संतों ने ही मार्गदर्शन दिया है। संतों ने ही ऐसे योद्धा तैयार किए हैं, चंद्रगुप्त चाणक्य ऐसे, जिन्हें हम आज आदरणीय समझते हैं। वो मात्र संतों की ही देन होती है, वो तैयार करते हैं। आज आप देखें कि बड़ी बड़ी बातें पहले की जा रही थी, अभी अप्लाई होने का समय आ चुका है। डिजिटलाइजेशन के चलते जो आपके डीएनए को सीधा सीधा छेड़ने का प्रयास किया जा रहा है। जबकि आप देखें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जो कुलैश स्वैब है, जो वहाँ का फाउंडर है, वो खुद बोल रहा है कि हम ये तमाम प्रक्रिया के माध्यम से जो डीएनए है उस पर हम कुछ कटौती और छटौती करके इंसान को इंसान बनाना चाहते हैं। आप ये क्लिप देखें पहले। Things like gene editing, Exactly. opening a whole new horizon for medical science. And you see, the difference of this fourth industrial revolution is it doesn't change what you are doing. It changes you if you take genetic editing. Right. Just as an example. इसमें कुलैश स्वैब किस तरीके से, किस अंदाज से बता रहा है कि जो जेनेटिकली मॉडिफाई जो इंसान का किया जाएगा उसमें जो डीएनए है उसके साथ छेड़खानी करना। आप समझते हैं कि आप जब अपने घर में कथा करवाते हैं या कोई कथा में जाते हैं या प्रसंग सुनते हैं तो आपके पूर्वजों ने आपको बताया होगा कि आपके जो वंशज हैं वो कश्यप ऋषि हैं, ब्रह्म ऋषि हैं, बहुत सारे ऐसे संत हैं, आप उनकी संतान हैं, भगवान राम के वंशज हैं वगैरह वगैरह। और मुस्लिम जाति, ईसाई धर्म वगैरह ये सब कुछ जो भी आई, ये सब अभी आए। पहले से सनातन धर्म चला आ रहा है और मानवता के सिद्धांत के मूल में हमारा डीएनए कितना प्राचीन है और उस डीएनए को छेड़खानी करके ये मनुष्य के साथ कितना बड़ा अत्याचार करने वाले। इस डीएनए को छेड़खानी करके आपके डीएनए में क्या क्या चीज़ें मिलाएंगे उसका वर्णन सह पाना कर पाना बड़ा कठिन है। डीएनए में आज देखें कि जो चेंजेस हो रही है, सबसे पहला जो इनका एक्सपेरिमेंट था इंजेक्शन का, इन्होंने इंजेक्शन लगाया, उसमें क्रिस्पर टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो काफ़ी चीज़ें ये लोग मॉडिफाई कर सकते हैं आपकी डीएनए में, वो प्रयास पूरे जारी हैं। और क्योंकि आगे चलकर इन्हें एक सॉफ्टवेयर में इंसान को कन्वर्ट करना है, हाफ ह्यूमन और हाफ मशीनरी फिट करके मनुष्य की बॉडी को चलाना है और उस पर भारी व्यापार करना है। और ऐसा होगा तभी लोगों का जो दिमाग है वो उनके हिसाब से चल पाएगा। आप पहले इस चीज़ को, फार्मूले को समझें कि हमारे संत लोग बोला करते हैं कि आप ब्रह्म हैं, पूर्ण हैं, आप परमात्मा का स्वरूप हैं, ऐसा बोला करते हैं। और जब आप परमात्मा का स्वरूप हैं तो अपने आप में जब आप पूर्ण हैं तो आपका दिमाग भी पूर्ण होगा। तो आप अपने दिमाग से जो निर्णय लेंगे वो कितना सटीक होगा। और करोड़ों की संख्या है इस देश में, जब सब लोग अपने अपने दिमाग से अगर निर्णय लेने लगेंगे और जो आपके ऐसा मार्ग दिखाते हैं ऐसे संत, ब्रह्मज्ञानी संत, जो जीवत्व भाव से सीधा ब्रह्मत्व भाव में प्रगटाकर आपको सीधा जीता जागता परमात्मा बना देते हैं, तो सोचो कि आपकी बुद्धि का लेवल क्या होगा। और जो ये ताकतें सपना देकर बैठी हुई हैं, सपना देखकर बैठी हुई हैं कि हमको सभी मानव जाति के ऊपर राज करना है,
ये वही प्रक्रिया है। आप समझे जैसे कि देवासुर संग्राम हम सुनते थे और देखते हैं महाभारत रामायण के सीरियल आदि में कि पहले के समय में जो राक्षस होते थे वो भी अपना आधिपत्य जमाना चाहते थे और देवता भी अपना आधिपत्य जमाना चाहते थे। उसके लिए पहले तपस्या के माध्यम से, वरदान आदि के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें होती थी। लेकिन आज के समय में कलयुग है, तो कलयुग में पैसा, और पैसा जो बनाया गया है आर्टिफिशियल, वो जितना संग्रह होगा, ताकत उतनी संग्रह होगी और उस ताकत के बल पर पूरे विश्व में अपने हिसाब से राज किया जाएगा। और जो इनके पास टेक्नोलॉजी मिली है, जो मैं आपको वो पहले के एपिसोड में सूत्रभेद की सीरीज़ में आपको बताता रहा हूँ कि ये सब टेक्नोलॉजी चुराई हुई है, उस टेक्नोलॉजी को चुरा कर इनके माइंड से जितना भी थोड़ा बहुत ये कर पाए हैं वो आज हमको ही दे रहे हैं कि आप देखिए मोबाइल के माध्यम से ये सब कुछ कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इसके सब कुछ करता था हम लोग हैं। कोडिंग, जो मैं आपको कई बार इसके बारे में बता चुका हूँ कि ये कोडिंग के माध्यम से जो आज पूरा सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, मोबाइल को चला रहे हैं, सॉफ्टवेयर को मैनेज करके कंप्यूटर को चला रहे हैं, उसी कोडिंग के माध्यम से जो रोबो बनेंगे और आपको उसी कोडिंग से जो चिप आपके माइंड में फिट की जाएगी। तो ये कोडिंग क्या है? पहले के ज़माने में इससे पावरफुल कोडिंग हुआ करती थी, जो कोडिंग हमारे साइंटिस्ट ऋषि मुनि दिया करते थे। मंत्र विज्ञान की कोडिंग होती थी, तंत्र विज्ञान की कोडिंग होती थी, और ऐसे ऐसे तंत्र होते थे कि जिनके माध्यम से अगर हम कुछ धातुओं को विकृत रख दें या फिर धातुओं को मिला दें तो ऐसी कोडिंग उत्पन्न होती थी कि 1000 किलोमीटर दूर क्या चल रहा है वो हमको स्पष्ट रूप से दिखने लगती थी। जितना देर तक हम देखना चाहें, जिसके बारे में देखना चाहें, जहाँ भी अगर वो व्यक्ति बैठा हो, हम बस उसकी कोडिंग लेकर यहाँ फिट कर दें, बोल दें मंत्र, तो वो वहाँ दिखने लगता था। तो इस टेक्नोलॉजी में हमारा पूरा भारत चलता था, अजनाब खंड चलता था, जो अखंड भारत है वो चलता था। लेकिन समय बदलता गया, आक्रमण होते गए और जो आतताई ताकतें परास्त करती गईं, और आज की डेट में कुछ ये चंद चीज़ें चुरा कर ले जाकर इस कोडिंग को अपनी भाषा में ये लोग मैनेज करके हमको ही बता रहे हैं कि हम डिजिटलाइजेशन का सब कुछ खेल खेल रहे हैं, और इस कोडिंग का हथियार बनाकर ये मनुष्य को कंट्रोल पॉलिसी की ओर लेके जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात मैं आपके सामने बोल रहा हूँ। इस बात को समझने की आज ज़रूरत है। आप थोड़ा भी इन तमाम बातों में मंथन करेंगे तो आप पाएंगे कि ये बिल्कुल दूध की तरह स्पष्ट हैं, शुद्ध हैं, इसमें कोई भी संशयात्मक नहीं है। क्योंकि हमारी संस्कृति में मंत्र विज्ञान का महत्व तो हमेशा आप उठाकर देख लें, लेकिन आज जिस तरीके से मंत्र विज्ञान के जो नियम होने चाहिए उसके आधार पर उसका विवेचना नहीं हो पाती, जिस कारण से उसका प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। ना तो मंत्र विज्ञान तो होता ही है, साथ साथ तंत्र विज्ञान और ऐसी धातुओं की कला होती थी कि आप देखें कि रावण ने ओनली, आप शंकर भगवान का सीरियल देखते होंगे कि भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए रावण ने गान किया और वीणा बजाई, जिस कारण से सोने की लंका क्रिएट हो गई। और रावण इतना अच्छा कलाकार था कि उसने सोने की लंका को कैसे क्रिएट किया और वो भेंट शंकर भगवान को दी। तो ये क्या था? ये कोडिंग थी, और कोडिंग के माध्यम से जो मंत्र विज्ञान की कोडिंग थी, जो टेक्नोलॉजी थी, उसके माध्यम से भारत हमेशा विकसित रहा है। भारत में वो टेक्नोलॉजी, डिजिटलाइजेशन हमेशा रहा है कि जिसका मात्र सुमरण करने से वो चीज़ें मिल जाया करती थी। आज चीज़ों को हासिल करने के लिए लोगों को जॉब करना पड़ता है, कमाना पड़ता है पैसा, उसके बाद वो चीज़ें हासिल होती हैं और वही चीज़ें शोषण करती हैं। जैसे मोबाइल आपको चलाना है तो 5G रेडिएशन के आपको दुष्कारक परिणामों को झेलना पड़ेगा, जैसे कि आपकी बॉडी में कैंसर होगा। कैंसर होने के बाद आपने जो इतना करोड़ों की लागत या करोड़ों से भी ज़्यादा कीमती जो शरीर है हमारा, रुपए से भी ज़्यादा कीमती शरीर है, उसको आप छोड़ेंगे। तो सोचें कि जो भी टेक्नोलॉजी इन्होंने बनाई है वो हमारा कहीं ना कहीं शोषण करती हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि पहले आप इस चीज़ को समझें कि ये जो ताकतें हैं जो पैरेलल कंट्रोल पॉलिसी में काम कर रही हैं, ये किस फार्मूले में काम कर रही हैं, और जो एजेंडा कंट्रीब्यूटरों को बैठाकर भारत देश में जो आपको लुभा रहे हैं। आजकल के जो लोग पढ़ाई पढ़ के ऐसा समझते हैं कि ये सब बातें फालतू हैं, ये जो यूट्यूबर्स हैं और जो मैं कंटेंट दे रहा हूँ ये सब वाहियात हैं। लेकिन आप अपने हृदय में थोड़ा भी हाथ रखकर सोचें कि जो आपके बाप दादा जो आपको बोल कर गए, आज आप डिजिटलाइजेशन के झांसे में इतने आकर्षित हो गए हैं कि आप समझते हैं कि हम चंद्रमा तक पहुंच गए हैं, चंद्रयान तक पहुंच गए हैं, वगैरह वगैरह सब ये किया है। अगर आप इसकी भी ढोल की पोल अगर सुनना चाहते हैं तो उस पर भी मैं आगे चलकर बहुत ही अच्छी तरीके से एपिसोड बनाऊंगा कि वास्तव में चंद्रमा तक पहुंच पाना बड़ा कठिन है। लोग चंद्रमा तक पहुँचे ही नहीं हैं, और अभी तक जो चंद्रमा में यान गए हैं ये मात्र एक नासा का बहुत बड़ा खेल था, जिस खेल के पीछे बहुत बड़ा प्लान था, और इस देश के प्रधानमंत्री ने जो झंडा हिलाया उसके पीछे ही बहुत बड़ा प्लान था। इसकी जब परतें खुलेंगी तो आपकी ज़मीन खिसक जाए, ऐसी सच्चाइयाँ आपके सामने उजागर होंगी। तो आपके सामने जो आर्टिफिशियल की चकाचौंध में जो आपको दिया जा रहा है वो वास्तव में आपको खोखला करके अपने हिसाब से चलाने के लिए दिया जा रहा है।
तो सबसे पहले इस फार्मूले को आप समझें कि आपसे आपकी आज़ादी को छीना जा रहा है, और आगे चलकर जो भी एजेंडा कंट्रीब्यूटर सत्ता पर बैठेंगे वो आपसे आपका हक छीनेंगे, स्वास्थ्य का हक छीनेंगे। सबसे पहले आपकी बॉडी को इतना खोखला कर दिया जाएगा जिससे कि कोई भी पैंडेमिक आएगी वो आसानी से वायरस का प्रभाव पड़ सके। देखो होता क्या है, आप इस चीज़ को समझें, एक बैक्टीरिया होता है और एक वायरस होता है। वायरस मृतक फॉर्म में होता है और बैक्टीरिया जीवित फॉर्म में होता है। और आप देखें कि आप पूरे विश्व का टेम्परेचर देख लें, अमेरिका का टेम्परेचर देखें वहाँ का, लेकिन भारत का आप टेम्परेचर देखेंगे, इसे हम पुण्य भूमि और स्वस्थ भूमि क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ का जो टेम्परेचर है हर 50 किलोमीटर में अलग बदलता रहता है। आप देखें कि उत्तर प्रदेश का ही आप देखें कि हरिद्वार से कानपुर से लेकर आप हरिद्वार तक जाएंगे तो 50-50 किलोमीटर के अंतराल में यहाँ का टेम्परेचर में आप अंतर पाएंगे। साउथ साइड जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर मिलेगा, और भारत के अंदर बता रहा हूँ कि आप कश्मीर साइड देखेंगे तो वहाँ तक कम मिलेगा। तो कोई भी बैक्टीरिया जब पनपता है तो उसके लिए मिनिमम टेम्परेचर उसके हिसाब से होना चाहिए, कम से कम 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर या ठंडा होना चाहिए। यहाँ भारत देश में इतनी गर्मी है, और गर्मी के बाद वो बैक्टीरिया अगर आगे बढ़ता भी है तो उस टेम्परेचर को मैनेज नहीं कर पाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये बैक्टीरिया की फॉर्म हो गई। अब वायरस क्या है? एक मृतक फॉर्म है। अब बोलते हैं कि जब वो संपर्क में आ गया तो जीवंत हो जाता है। एक तो वो मरा हुआ है, और जब वो जीवित हो जाता है तो उस वायरस की कितनी दम होगी। एक तो बहुत सारे वायरस इन्होंने बनाकर रखे हैं लेबोरेटरी में कि अगर वो वायरस छोड़ दिए जाएँ तो सीधा वेपन की तरह काम करेंगे और लोग मर जाएंगे। लेकिन ऐसे खुले वायरसों को ये लोग छोड़ेंगे तो क्या होगा कि दूसरे देश के ऊपर आरोप लगा देगा कि आपने वेपन छोड़ा है। अब कुछ वायरस ये लोग ऐसे बनाते हैं कि भय पैदा करें और लोगों को हम आसानी से मार सकें। जैसे कैंडी बनाई इन्होंने। कैंडी एक नॉर्मल सी चीज़ थी कि मात्र सर्दी जुकाम होती थी और उसमें वो अंश पाया जाता था, और चेकिंग करने वाली जो इनके पास मशीनें होती थी वो भी एक ही पैटेंट पे काम करती थी। बस उनको सर्दी जुकाम फाइनल करना है, वो अपने आप नेगेटिव पॉजिटिव बता देती थी। जबकि कैंडी इतना हानिकारक नहीं था। जो ऑक्सीजन की कमी वगैरह होती थी, जब आप हॉस्पिटल में जाएंगे, हॉस्पिटल में जाने के बाद जो आपका ट्रीटमेंट होता था, वो ट्रीटमेंट में जो आपका एलोपैथिक यूज होती थी वही इतना खतरनाक था कि आपको व्यवस्थित तरीके से बॉडी में ऑक्सीजन की कमी कर देना, वेंटिलेटर में ला देना, वेंटिलेटर में लाने के बाद सीधा आपको ऊपर पहुंचा देना। इतने आंकड़े जो दिखाए जाते थे कि आप देखें आज इतने सारे लोग मर गए, जबकि आप देखें कि 7,000 लोग तो मात्र भारत में कैंसर से रोज़ मर रहे हैं। अगर इन्हीं तमाम चीज़ों को, जैसे स्ट्रीम मीडिया कैंडी के माहौल को पूरा प्रचार करती थी, अगर कैंसर के माहौल को अगर प्रचार करे तो आज लोगों के दिल और दिमाग में इतनी दहशत फैल जाए कि आपको लगेगा कि हर 3 में से एक व्यक्ति इसको हम मत छुएं क्योंकि इसको कैंसर हो सकता है। लेकिन ये तमाम बातें प्रचार में होती हैं, और प्रचार किनके हाथ में है? वो चीज़ें। आज कैंसर हो रहा है, 7,000 लोग रोज़ मर रहे हैं, तो इन तमाम चीज़ों से लेना देना नहीं। जबकि कैंडी के समय काल में 4,000 लोग पूरे देश भर में मरते थे। तो ऐसा दिखाया जाता था कि बहुत बड़ी आफत आ चुकी है, सब लोग मास्क लेके डूब मरो। अब ये समझ में नहीं आता। एक छोटा सा आप एग्जाम्पल समझें कि जो हम नाक में हम कपड़ा लगाते हैं और जो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं और फिर उसी कार्बन को ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, कार्बन को ले रहे हैं, तो इससे क्या हानि होगी? जो आपको साइंस पढ़ाई गई है उस साइंस में ही आप पढ़ेंगे, जो डॉक्टरों को डॉक्टरी पढ़ाई गई है कि आप बार बार कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में लेंगे और छोड़ेंगे, तो आपके फेफड़ों की क्या हालत होगी। और कार्बन डाई बार बार लेने से आपकी बॉडी में जो नेगेटिविटी है और आपकी बॉडी वैसे ही बीमार हो जाएगी। अगर आपको मारना है तो या तो तकिया से नाक दबाकर बराबर मार दो तो हल्के हाल व्यक्ति मर जाएगा, या तो उसकी नाक में कपड़ा रख दो तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बार बार ले लेके आज नहीं तो कल, मतलब 6-7 महीने के बाद वो मरने की हालत में खड़ा हो ही जाएगा। तो ये कुछ धीमे ही ऐसा ही कुछ प्रकल्प था कि धीमे धीमे। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि हानिकारक जो वायरस हैं उनको छोड़कर वो वेपन की तरह दिखने लगेंगे। तो कुछ ये इस टाइप के वायरस बनाते हैं और उसका माहौल बनाते हैं, जिससे कि ऐसा लगता है कि फिर से कोई बहुत बड़ी बला आ गई है, अब लॉकडाउन हो जाएगा वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी और हमको बहुत सतर्क होना है। जबकि आपको इस चीज़ें पता होना चाहिए कि एक जो वायरस है वो मृतक फॉर्म में है और यहाँ का टेम्परेचर इतना पर्याप्त है, और हमारा जो शरीर है उसके रूम कूप में भी जो बैक्टीरिया है, हमारे खुद के बैक्टीरिया होते हैं जो सामने वाले वायरस को देखते हैं और बैक्टीरिया को देखते हैं। उनकी निगाहें वो हमसे ज़्यादा तेज़ होती हैं। भले ही हमारी बड़ी बड़ी आँखें हैं, हमको मोटा दिखता है, लेकिन उनकी भी आँखें होती हैं। जो बैक्टीरिया हमारे रूम कूप में रहते हैं वो पहचान लेते हैं कि वहाँ से वो वायरस आ रहा है, तो वो हाल के हाल अपना रूप बदल लेते हैं, वेरिएंट बदल लेते हैं, और वो अपने पास कैपेसिटी जगा लेते हैं। वो आपके माइंड से पूछने नहीं जाएंगे कि हमको इससे लड़ना है कि नहीं लड़ना है, वो अपना लड़ने का काम करते रहेंगे। जैसे कि आप कोई प्रदूषण युक्त वातावरण में गए तो आप अपनी बॉडी को वहाँ लेके जाएंगे तो आप पाएंगे कि ये बॉडी संघर्ष कर रही है,
बॉडी को बहुत तनाव हो रहा है, वो तनाव नहीं हो रहा है, जो आपकी बॉडी में बैक्टीरिया बैठे हुए हैं वो अपना वेरिएंट बदल कर उन वायरसों से फाइट कर रहे हैं और आपसे रक्षा कर रहे हैं। तो इतना अच्छा हमारी व्यवस्था परमात्मा ने बनाकर हमारे शरीर को दिया है, और ये लोग तो ये चीज़ें जानते भी नहीं थे। सन 2018 के बाद ये लोग बोलने लगे हैं कि बॉडी के हर पार्ट में माइंड होता है। पहले बोलते थे कि दिमाग में ही अकेला माइंड होता है। तो मानव शरीर के ऊपर भी ये पूरी रिसर्च नहीं कर पाए हैं। आज की साइंस मानव शरीर के ऊपर पूरी रिसर्च नहीं कर पाई है, जो हमारे ऋषि मुनि करके सब बैठे हुए हैं। तो सोचिए कि इनका विज्ञान और इनकी बनाई हुई थीम कितनी कमज़ोर है, और ये लोग जो भयभीत करने की पॉलिसियाँ करते हैं। अब तीसरा मैं आपको बात ये तमाम इसीलिए बता रहा हूँ कि जो भी वायरस का वेरिएंट आएगा, और वो नॉर्मल ही होता है, सर्दी जुकाम खांसी बुखार दमा आदि से आपको कंट्रोल करना है। कफ के रोग हैं, वात के रोग हैं और पित्त के रोग हैं। कफ, वात और पित्त 3 प्रकृति होती है जिससे कि शरीर में विकृति पैदा होती है और रोग पैदा होते हैं। तो हमारे यहाँ पर इतनी नेचुरल जड़ी बूटियाँ हैं। जैसे कफ के बहुत सारे रोग होते हैं, जो कैंडी का प्रकोप सबसे ज़्यादा कफ वाले लोगों को हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि सर्दी जुकाम हुआ और थोड़ा सा वो पॉजिटिव हो जाते थे, मशीनें बता देती थी और हाल के हाल ये लोग लगा देते थे। पित्त वालों को इसका कम असर होता था। वात, वायु, जिनकी बॉडी में वायु होती है, उनको भी कम असर होता था। तो होता क्या है कि तुलसी की माला जैसे हमने पहनी, तो तुलसी की माला इतनी पावरफुल होती है क्योंकि उसमें कफ को नाश करने की कैपेसिटी होती है। अब किसी को वात की बीमारी है और पित्त की बीमारी है, तो उसके आधार पर कुछ जड़ी बूटियाँ हैं, उसका हम सेवन करें तो अपने आप बॉडी के तमाम रोग लेवल में रहते हैं। और अगर कोई ऐसे वेरिएंट आते भी हैं तो हमारी बॉडी उनको हजम करने में पूर्ण तरीके से कैपेबल होती है। बस आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है कि इनके द्वारा जो बनाया हुआ एक फार्मूला होगा उसमें आपको फिट नहीं होना है, और आपको आपकी जो मूल धरोहर है, आपकी जो पद्धति है शरीर की, उसको आप समझें। आपका शरीर है वो आयुर्वेदिक कोड को समझता है। आपके इर्द गिर्द जो सब्जियां हैं और जो कच्चे फल हैं, पदार्थ हैं, जो आप डाइट बॉडी में लेते हैं, खाते हैं, जिन्हें बना पकाए हुए खाया जाता है, ऐसे पदार्थ जो हैं उनको हमारा शरीर बहुत जल्दी समझता है और उसी से ही हमारा शरीर जल्दी रिकवर होता है। और वही चीज़ है शुद्ध आयुर्वेदिक, उसको ही आयुर्वेदिक का एक रूप दिया गया है। क्योंकि जड़ी बूटियाँ हमारी बॉडी में डाली जाती हैं क्योंकि उनके कोड होते हैं, वो हल्के पकड़ लेते हैं। एलोपैथिक क्या है? एक भ्रम करके पैदा करने वाला एक ड्रग्स है कि बॉडी में जाएगा, पहले तो लीवर का माइंड ख़त्म करेगा, जिससे कि वो आगे चल के बॉडी के लीवर को लीवर का माइंड शांत कर देगा, तो वो आगे चलकर वहाँ पर अलग अलग क्षेत्रों में चला जाएगा केमिकल। तो केमिकल से चिकित्सा करना और केमिकल से थोड़ा रिलीफ हाल मिल जाना, लेकिन वही केमिकल बॉडी में दूसरा रोग उत्पन्न कर देता है। तो जो एलोपैथिक है वो केमिकल चिकित्सा है। इसीलिए आपको 2 चीज़ें बहुत ही ध्यान रखना है कि आने वाले समय में आयुर्वेदिक की तरफ आपको बहुत 100% ही रहना है। अब काफ़ी लोग सवाल करते हैं, इतना केमिकल माहौल में फैल गया है कि अब आयुर्वेदिक काम नहीं करता। आपकी गलत फहमी है। आयुर्वेदिक में बहुत अच्छी शुद्ध जड़ी बूटियाँ हैं, क्योंकि काफ़ी जो जड़ी बूटियाँ हैं उनका भी जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया गया है उन्हें। तो शुद्ध जड़ी बूटियाँ हैं, उनका आप सेवन करते रहें, आसन प्राणायाम आदि करते रहें। योग सामर्थ्य जो साधना है और जो संत हैं जो आपको मंत्र देते हैं, मंत्र विज्ञान भी है आपके पास, बहुत सारे विज्ञान हैं। आप ये मत समझिए कि मात्र आज जो साजिश चलेगी आगे चलकर, तो ये साजिश मात्र हमको ऐसे ही ख़त्म कर देगी, जबकि आपके ऋषि मुनियों ने आपको बहुत उपाय दिए हैं। आपका मंत्र विज्ञान आपको हाथ में है, आपका आयुर्वेदिक शास्त्र आपके हाथ में है, आपके हाथ में योगा है, पतंजलि है। तो ये तमाम चीज़ें आपके हाथ में हैं। आज आप दुखी हैं, रोगी हैं और जल्दी से रोगों की चपेट में आ जाते हैं, उसका कारण यही है कि आप आयुर्वेदिक शास्त्र से दूर गए, आप योग शास्त्र से दूर गए, पतंजलि शास्त्र से दूर गए और आप मंत्र विज्ञान से दूर गए। आप अपने ऋषि मुनियों और संतों के ज्ञान से दूर गए, जिस कारण से आपने अपनी जीवन शैली है वो उन एजेंडा कॉन्ट्रीब्यूटरों के हिसाब से बनाई है। और ये एजेंडा कॉन्ट्रीब्यूटर आपको मात्र गुलाम बनाने के लिए आपका यूज करेंगे और आपको कुछ समय के लिए स्वस्थ दिखाएंगे, बाद में आपको यूज करके फेंक दिए जाने की जो पॉलिसियाँ हैं, इसी के तहत ये आपको काम करवाते हैं। तो कुल मिलाकर आपको इन तमाम चीज़ों की ओर लौटना है। जबकि WHO स्पष्ट रूप से बोलता है कि अभी के समय में जो पैंडेमिक आएगी, सपोज जैसे कैंसर की बात की जा रही है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में ये बार बोला गया, इस बार तो स्पेशल अभी जो मीटिंग हुई 1-2 महीने के अंदर, तो उसमें ये बातें रखी गई कि कैंसर बहुत ही तेज़ी से फैल रहा है और जो नेक्स्ट पैंडेमिक है वो कैंसर के रूप में आएगी। able to be taken care of, which would be a wonderful, hope for humanity. आप देखें कि काफ़ी विशेषज्ञों ने तो स्पष्ट रूप से बोल दिया है कि 25 करोड़ लोग एक साथ चपेट में आएंगे कैंसर के। तो सोचिए कि कितनी बड़ी संख्या में एक साल के अंदर इतने सारे लोग चपेट में आएंगे।
अब आगे जो पेंडेमिक है वो कैंसर की होने वाली है, तो अभी WHO का स्पष्ट रूप से कहना है कि हम उसका भी इंजेक्शन हम निकाल रहे हैं। आप देखें कि बच्चा जब पैदा होता है तो हाल के हाल उसे 3 से 4 प्रकार के इंजेक्शन ठोंक ही देते हैं, चाहे वो टीबी का हो, टिटनेस का हो, वगैरह वगैरह बोलकर ऐसा करके ठोंक देते हैं। तो जिससे कि बच्चा को पहले से ही ये लोग इतना इंजेक्शन का जहर डाल देते हैं कि बाद में वो माँ का दूध पीता है। तो ऐसे ही अब ये इंजेक्शन का माहौल बनाकर ये कैंसर का भी इंजेक्शन निकाल कर आपको ठोंकेंगे। और WHO बोल रहा है कि हम कोई भी प्रोटोकॉल आयुर्वेदिक का इस्तेमाल नहीं करेंगे, या कोई भी जड़ी बूटी होम्योपैथिक वगैरह आप इस्तेमाल करते हैं वो आप नहीं करेंगे। हमारे माध्यम से तय की हुई जड़ी बूटियाँ, हमारे माध्यम से तय की हुए एलोपैथिक सिद्धांत होंगे, वही आपको इस्तेमाल करना है। तो आपको मैं पिछले 3 एपिसोडों में बताता रहा हूँ और अभी भी बता रहा हूँ, फिर से आपको ये बात बोल रहा हूँ कि ऐसे समय में कितना बड़ा खेल आपके साथ खेला जाएगा, और ऐसे समय में जो आपके हितैषी हैं, जो आपके बीच समाज में आयुर्वेदिक का प्रचार करते रहे, जिन संतों ने त्रिफला रसायन जैसी विधियों को समाज के बीच में रखा है कि आपके अंदर जो ग्रेफाइन जैसे केमिकल डाले जा रहे हैं बॉडी में, जो इंजेक्शन के माध्यम से इतने हानिकारक तत्व डाले जा रहे हैं आपकी बॉडी में, आपकी बॉडी को चिप लगाने के कैपेबल बनाया जा रहा है। आपकी बॉडी, अगर हार्ट आपका काम नहीं कर रहा तो आपको हाफ ह्यूमन और हाफ मशीन में तब्दील करके आपको जो खड़ा करके इंसानों को अपने लिए यूज करवाया जाएगा, उससे बचा सकता है कोई तो आपके हितैषी संत ही है। आप संतों की ओर लौटें। आप देखें संत आसाराम जी बापू ने पिछले कई सालों से आयुर्वेदिक का प्रचार किया, भारत देश में प्रचार किया। उन्होंने बहुत सारी जड़ी बूटियाँ दी, समाज को बना के दी। आज भी उनकी संस्था से बहुत सारी जड़ी बूटियाँ निकलती हैं। आज भी वो जेल में हैं तो भी अपनी समाज की सेवा करना नहीं छोड़ते हैं, समाज को सरल सही उपाय बताते रहते हैं। अत्याचार तो कोविड के कैंडी के नाम पर उनके ऊपर भी बड़े पैमाने में किए गए, लेकिन वो आज भी संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन उनको बार बार एलोपैथी की ओर ढकेलना, एलोपैथी की सलाह देना इन लोगों के माध्यम से अभी भी कम नहीं हुआ है। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब यही है कि आप अपने ऊपर लौटें। अब दूसरा क्या होगा कि एक बहुत बड़ा बजट होता है। ये जो अभी इंजेक्शन बनेंगे तो ये इंजेक्शन कौन बनाता है? इसमें आप देखेंगे कि बिल गेट इतना बड़ा डोनेटर आपको दिखेगा कि भारत देश में 60 बिलियन, 30 बिलियन, 50 बिलियन, 90 बिलियन ऐसा डोनेशन ये लोग देते हैं। क्या बिल गेट वास्तव में इतना बड़ा है, इतना बड़ा इंसान है, इतना रिचेस्ट इंसान है कि वही सब कुछ डोनेशन देता है? भारत को भी देखें तो 90 बिलियन डोनेट देता है, भारत की सरकार उससे डोनेशन लेती है। तो ये खेल क्या है, इसको पहले समझना होगा। आप देखें कि ये जो पूरा सर्कल है, इस पूरे सर्कल का जो मैन होल्डर है वो गावी है। अब यहाँ पर सभी देश के लोग इंजेक्शन को पाने के लिए, और जो अपने अपने देशों में जो बजट निकला है उनका, जैसे 5,000 करोड़ या फिर 29,000 करोड़ रुपए हर साल जो भारत देश निकालता है, ऐसे सभी देश के लोग निकालते हैं। आप देखें कि अमेरिका भी सबसे ज़्यादा निकालता है, और फिर निकाल के ये इस क्रम को ये रुपए दे देते हैं, और ये पूरा का पूरा पैसा गावी के पास आता है, और इसमें WHO भी है। अब गावी के पास पैसा आया, अब गावी किसका है? बिल गेट का है। अब आप यहाँ पर भी कुछ समय आप समझें कि बिल गेट अपने आप को कैसे दिखाता है कि हम भी डोनेशन देते हैं। तो सभी देशों ने डोनेशन दिया, तो 20 बिलियन जो डोनेशन दिया वो बिल गेट ने भी दिया। वो अपनी तरफ से 20 बिलियन, 10 बिलियन जितना भी है वो डोनेशन देता है। अब ये जो बिलियन डॉलर दे रहा है, बिल गेट दे रहा है, तो ये इसी की कंपनी है। घूम फिर के वो पैसा जनरेट होकर बिल गेट के हाथ में आएगा, और जो इंजेक्शन फाइनल रूप से तैयार होकर बिल गेट के हाथ में आएंगे, और अब ये सभी देशों में बटेंगे। अब बटेंगे तो उनसे क्या होगा? इनकम जनरेट होगी। अब इनकम जनरेट होगी, फिर से रुपए आएगा। अब रुपए में से उसका कुछ अंश अगर बिल गेट भारत में डोनेट करता है, और डोनेट कहाँ करता है? पहले आप इस सिस्टम को समझें कि जो रिसर्च सेक्टर है उनको किया जाता है। जैसे कि मोदी जी बिल गेट के साथ बैठे हुए हैं, तो क्या सपने दिखा रहे हैं? वो यही सपने दिखा रहे हैं कि आने वाले समय में मैं कैंसर के लिए इंजेक्शन बनाना चाहता हूँ। आने वाले दिनों में मैं सर्वाइकल कैंसर को लेकर के, खास करके बच्चियों के लेकर, मैं भारत में इस बार बजट में हमारी जो साइंटिस्ट हैं उनको बजट देना चाहता हूँ। वैक्सीन बनाइए, और बहुत ही कम पैसों में मैं मेरे देश की सभी बच्चियों का वैक्सीनेशन करूँ। जब मेरी नई सरकार बनेगी तो मैं सबसे पहले उस दिशा में काफ़ी पैसे रिसर्च में लगाना चाहता हूँ। पूरा एक मार्केटिंग पैनल है, और लोग सोचते हैं कि बिल गेट जैसे लोग कितना भारी डोनेशन देते हैं, कितने बड़े आदमी हैं, इनकी चैरिटेबल कमेटियाँ कितनी चलती है, बिलियन बिलियन डॉलर भारत को दे रहे हैं, चैरिटेबल ट्रस्टों में दे रहे हैं। ये क्या दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये सब चीज़ों को समझना होगा। तभी एक बेचारा गरीब आदमी यही सोच पाता है कि टीवी खोलकर देखो तो ऐसा लगता है कि इस देश में रुपयों की बौछार हो रही है।
रुपया बरस रहे हैं, सोना चांदी तो रोड में डले हुए लोगों को मिल जाते हैं नेताओं की कृपा से, और दूध की और शुद्ध दही घी की नदियाँ तो नेता ऐसी वाणी से बहा रहे हैं कि लोग रोज़ नहाते हैं। लेकिन गरीब बेचारा देखता है कि हम अपने हैंडपम्प के पानी से नहीं नहा पा रहे हैं, उसका हमको बिल भरना पड़ता है। और सब्जी लेने जाते हैं या फिर हम कुछ करने जाते हैं, ख़रीदने जाते हैं, तो वो अपनी दैनिक स्थिति में सोचता है कि हम में ऐसा क्या कमी है, भगवान हमारे ऊपर ही इतना अत्याचार क्यों कर रहा है। आखिर इतने लोग जो डोनेशन पा रहे हैं और जो लोग लाभ ले रहे हैं, ये लोग किस खेती से पैदा हुए लोग हैं, या कोई विदेश से आए हुए लोग हैं, या ये एलियंस हैं, क्या हैं ये लोग। तो एक मात्र नेताओं की कृपा पात्र होते हैं, और नेताओं का एक बहुत बड़ा माहौल होता है कि दिखाया जाता है। अब वर्ल्ड बैंक किनका है, वर्ल्ड बैंक बहुत सारा डोनेशन देती है। अब ये जो टीवी चैनलों में नेता लोग आकर भाषण देते हैं कि हमने विकास क्या किया, रोड बना दिए आपने, जगह जगह सेक्टर को डेवलप करने के लिए आपने अपने हिसाब से फाइनेंस उसमें पैसा यूज करवा दिया। लेकिन गरीब का क्या विकास हुआ, अच्छे रोड बन गए तो गरीब को क्या बेनिफिट हुआ, क्या उसके घर में रोजगार मिल गया उसे। पहले जो सकल घरेलू रोजगार जो हर गरीब के हाथ में हुआ करते थे, कि यानी कोई छोटी जाति का भी व्यक्ति है जिसके घर में कुछ नहीं है, तो भी वो अपना सकल घरेलू उत्पाद घर में उत्पादित करके वो मार्केट में जाकर वहाँ बेचकर 4 पैसे शाम तक घर पर लेके आ जाता था, और उसी 4 पैसे से वो अपनी पेट भर के रोटी भी खाता था, और उस 4 में से 3 पैसा बचाकर रख लेता था भविष्य के लिए। सकल घरेलू उत्पादन उसके छीन लिए गए, उसे भूखा नंगा घर में बैठा दिया गया, और अब उसे टीवी चैनलों के माध्यम से सपने दिखाए जा रहे हैं कि ये देखें रोडों में नोटों की बौछार हो रही है, वर्ल्ड बैंक यहाँ करोड़ों रुपए फेंक रहा है, भारत डेवलप हो रहा है, भारत विश्वगुरु बन रहा है। वो सिर में हाथ खुजवा कर यही सोचता है कि समझ में नहीं आ रहा है कि हमारा क्यों नहीं विकास हो पा रहा है। तो विकास कहाँ से होगा। आप इस सिस्टम को पहले समझें। किसी भी इंसान को आपके बड़े बड़े बोल नहीं चाहिए, वर्ल्ड बैंक का पैसा नहीं चाहिए, वर्ल्ड बैंक की बहुत बड़ी धनराशियाँ नहीं चाहिए, उसे चाहिए तो मात्र कि जो उसके सकल घरेलू उत्पाद हैं वो उनको मिल जाएं, जिससे कि वो अपने स्वावलंबी तरीके से व्यापार कर सकें। आप इतने कठिन व्यापार बना दिए, व्यापार करने के सिस्टम बना दिए हैं कि बेचारा गरीब आदमी एक तो पढ़ा लिखा नहीं होता है, पढ़ा लिखा होता है तो इतनी रिश्वतबाजी चलती है कि वो कोर्ट कचहरियों के धक्के खाने से ही उसको समय नहीं मिलता। वो डर जाता है कि कैसे हम काम कर पाएंगे, तो बेचारे ठिलिया लेकर रोड में निकलते हैं। तो पता चलता है कि ठिलिया भी उनकी छीन कर उनको म्यूनसिपालिटी वाले वहाँ डाल देते हैं। अब बोलते हैं कि आप रेंट लेकर दुकान खरीदो, अब उनके पास पैसा नहीं होता है तो बेचारे गांव में चले जाते हैं। गांव में फिर से वो अपनी खेती में लगते हैं, तो इतने केमिकल डालने के लिए उनको इतना कर्ज लेना पड़ता है कि जो फसल पैदा होती है उससे ही उनको पूरा ब्याज चुकाते या फिर उनको उतना मुनाफा नहीं मिल पाता है। तो इंसान का विकास हो तो हो कैसे उसके साथ न्याय हो। आप जो इंसान को आप आज़ादी से तो छोड़ें, उसके सकल घरेलू उत्पाद जो ख़त्म किए गए हैं और उन उत्पादों को ख़त्म करके आपने बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, मॉल हैं, इंडस्ट्रियां हैं, उनको आपने पकड़ा दिए हैं वो सारे व्यापार, उसका हक छीन कर। तो वो बेचारा गरीब बनेगा ही। अब उसे आप सपने दिखाकर उसे क्या देना चाहते हैं। तो कितना बड़ा कपट किया जा रहा है, कितना बड़ा छल किया जा रहा है, क्या क्या खेल खेले जा रहे हैं। स्वास्थ्य के साथ आपके साथ खेल किया जा रहा है। आपके हक की लड़ाई जो आज किसान लोग थोड़ा बहुत लड़ रहे हैं उनको भी आतंकवादी करार दे दिया जाता है। तो आपका दोहन तो हर तरीके से हो रहा है। अब जो आपके हितैषी हैं वो बड़े बड़े सत्संग प्रवचन में यही सब बातें बोलते हैं कि आप इन तमाम चीज़ों से बचें, जागरूक हों, तो इनके पेट का पानी हिलने लगता है और पता चलता है कि ये लोग उन्हीं लोगों को, ऐसे संतों को जो हितैषी संत हैं उनको जेल में डाल देते हैं। आज यही हुआ कि संत आसाराम जी बापू के सानिध्य से समाज को कई सालों से दूर रखा गया है। 11 साल 6 महीने हो गए। अभी लोगों का स्वास्थ्य के साथ दोहन, लोगों की चरित्र के साथ दोहन, लोगों की रोजी रोटी और पेट के साथ दोहन। आखिर इंसान जाए तो जाए कहाँ। इन लोगों के हथकंडे का शिकार होकर जो आज भारत देश की स्थितियाँ चल रही हैं, इन तमाम बातों में विचार करना, विचार समझना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हम इन तमाम विश्लेषणों को आपके सामने रखते रहते हैं। और आज का विश्लेषण जो हुआ उसके मूल में आप एक ही चीज़ पाइए कि आप अपनी जो मूल सिद्धांत हैं, आयुर्वेदिक सिद्धांत हैं, पतंजलि के सिद्धांत हैं, योग के सिद्धांत हैं, मंत्र विज्ञान के सिद्धांत हैं, इनको आप मत छोड़िए और इनका आप इस्तेमाल करते रहिए। कहीं ना कहीं अगर आयुर्वेदिक सिद्धांत के अनुसार आपकी जड़ी बूटियाँ कमज़ोर पड़ती हैं तो मंत्र विज्ञान का सपोर्ट लीजिए, अपने हितैषी हैं उनका आप माध्यम लीजिए, सलाह लीजिए। और आप सरकारों से मांग करिए कि हमको, जैसे आप एलोपैथिक बड़े बड़े हॉस्पिटल खोलकर दे रहे हैं, वैसे हमारे हर क्षेत्र में आयुर्वेदिक अच्छे हॉस्पिटल होना चाहिए जहाँ पर शल्य चिकित्सा हो, अच्छी दवाइयाँ हो, पंचक्रम हो, हमको ट्रीटमेंट मिले, हमारी जड़ी बूटियाँ वित्त प्रमाणित हों और अच्छी शुद्ध जड़ी बूटियाँ हों,
जेनेटिकली मॉडिफाई की हुई जड़ी बूटियाँ ना हो, ये तमाम चीज़ों की मांग करना होगी और आपके अपने क्षेत्रों में आयुर्वेदिक को इतने अच्छे तरीके से विकसित करना होगा कि जो नेक्स्ट पेंडेमिक आती भी है तो ये खेल जो खेल रहे हैं आपको उठाकर सीधा बकरे घेटे की तरह आपको सीधा एलोपैथिक हॉस्पिटल में भर्ती कर देते हैं, तब आप ये मांग कर सकें कि हमको नहीं आयुर्वेदिक में भर्ती होना है, हम अपने आयुर्वेदिक सिद्धांत अनुसार ठीक हो जाएंगे। अगर हमको क्वारंटाइन होना भी है, लॉकडाउन होना भी है, अगर हमको दवाओं की आवश्यकता पड़ती भी है तो हम अपने आयुर्वेदिक चिकित्सा और अपने आयुर्वेदिक सिद्धांत और अपने आयुर्वेदिक डॉक्टरों के बताए हुए ज्ञान के हिसाब से हम ठीक हो जाएंगे। तो ये आपको हक की मांगें अभी से करना पड़ेंगी, तभी ये समझ लीजिए आने वाले समय में आप थोड़ा अपना बचाव कर पाएंगे। तो आज का विश्लेषण इतना ही। फिर से बोलूँगा कि अपने हितैषियों की ओर लौटें, अपने हितैषियों की जो बलिदानियाँ हैं उनको आप समझें, उनके प्रति आपका क्या कर्तव्य है उसको आप निभाएं। फिर मिलेंगे नए अध्ययन के साथ, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।